हेलो स्टूडेंट्स, वाईफाई स्काई के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड 12th फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव का पार्ट 5। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, निकेल है। आपको इस वाले में बताना है कि निकेल प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निकेल जो है यह एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। और लौह चुंबकीय पदार्थ के अन्य एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो अन्य एग्जाम्पल में इस्पात जो होता है यह भी लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। इसके बाद कोबाल्ट जो होता है यह भी लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। साथ ही साथ लोहा भी जो होता है यह भी लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ का 4 एग्जाम्पल आपको याद करना है। आप हो सके तो कॉपी में इसको नोट कर ले कि लौह चुंबकीय पदार्थ के 4 एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें कि एक है निकेल, दूसरा है इस्पात, तीसरा है कोबाल्ट और चौथा है लोहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब लेंस की क्षमता से एक बात और याद रखें कि लेंस की क्षमता जो होती है वो धनात्मक होती है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि लेंस की क्षमता धनात्मक होती है ऋणात्मक, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि लेंस की क्षमता जो होती है हमेशा धनात्मक होती है और लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है ये होती है अनंत। ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ से और इम्पोर्टेंट है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है। आपको याद रखना है कि यह काल्पनिक होता है और आपको ये पता ही होगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, यानी कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है उल्टा, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप याद रखें कि मनुष्य के आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो यह होता है उल्टा। आप एक बात यहाँ से और याद रखें कि हमारे आंख के जो 3 परत होते हैं उसमें सबसे भीतरी परत को रेटिना कहा जाता है और इसी पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब उल्टा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंज का नियम संबंध है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि 2016 में पूछा गया है। तो लेंज का नियम जो है ये ऊर्जा से संबंधित है। आप याद रखें कि लेंज एक वैज्ञानिक है, उन्होंने एक नियम दिया था जो कि ऊर्जा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, जिसे कि हिंदी में हम लोग प्रकाशिक तंतु कहते हैं, यह कार्य करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप याद रखें ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। तो डायनमो जो कार्य करता है उसका सिद्धांत आधारित होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डायनमो से एक सवाल और इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि डायनमो जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए क्वेश्चन कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तब आंसर होगा डायनमो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। तो संधारित्र जिसे कि संचक्र भी कहा जाता है, इसकी धारिता का जो मात्रक होता है वह होता है फैराडे, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है कि संचक्र की जो धारिता होती है, यानी कि संधारित्र की जो धारिता होती है, इसका फॉर्मूला होता है आवेश बटे विभवांतर। तो आवेश बटे विभवांतर इसका फॉर्मूला होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो गया फॉर्मूला और इसका ऐसा ही मात्रक हुआ फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब चालक का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है तब उसकी धारिता भी बढ़ जाती है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
और अब ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में निम्न में किसका प्रयोग होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग होता है भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड का, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। आप याद रखें कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड, इनमें सभी का प्रयोग होता है। अगर यह पूछा जाए कि सबसे अच्छा मंदक किसे माना जाता है, तब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारी जल। यानी कि भारी जल जो होता है यह सबसे अच्छा मंदक माना जाता है। अब बारी है पिछले वीडियो के क्वेश्चन का। पिछले वीडियो में मैंने आपसे 2 सवाल पूछा था, जिसमें पहला सवाल था कि डायोड का उपयोग करते हैं। तो डायोड का जो उपयोग होता है यह होता है रेक्टिफायर की तरह, यानी कि इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद मैंने दूसरा सवाल आपसे पूछा था कि सूर्य की ऊर्जा का क्या कारण है? तो सूर्य की ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और अब बारी है आज के सवाल की। तो आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद दूसरा सवाल आज का है कि गैसें चालकता तब प्रदर्शित करती है जब, तो एक क्वेश्चन भी पढ़ाया हुआ है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।